नमस्कार, मैं रविश कुमार। केवल नौकरशाही और मीडिया का विभाजन नहीं हुआ है, बल्कि प्रदूषण का भी हो गया है। भूगोल और मौसम के हिसाब से प्रदूषण की चिंताओं को बांट दिया गया है। उसे सीबीआई और ईडी के अफसरों की तरह विस्तार देते रहते हैं। जिस तरह अब सीबीआई के प्रमुख को 5 साल के लिए मेवा विस्तार नहीं, आपने सही सुना, सेवा विस्तार मिलेगा, उसी तरह से वायु प्रदूषण को हर नवंबर के बाद अगले नवंबर के लिए विस्तार दिया जाता है। नवंबर के जाते ही अदालत, सरकार, मीडिया तीनों खामोश हो जाते हैं। वैसे गोदी मीडिया भी अपने आप में एक तरह का प्रदूषण है और यह हर महीने पिछले महीने की तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है। नवंबर 2016 में जब इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर अभिनव साहा ने कालिंदी कुंज के पास यमुना बराज की तस्वीर छापी, तब हंगामा मच गया। यह तो नहीं कह सकते कि वह पहली तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर ने पहली तस्वीर के जैसा ही असर किया था। हम भी उसके बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास पहुंच गए सोपान जोशी के साथ, लेकिन 2016 से 2021 आ गया। लगता है प्रदूषण भी सेवा विस्तार पर है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये बर्फ का गोला नहीं है जो लुढ़कता चला आ रहा है, हमारी जिंदगी से निकले जहर का झाग है। आपके स्क्रीन पर जो बर्फ की सफेद चादर सी नजर आ रही है, वो यहां से 11,500 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका की नहीं है, दिल्ली ही है। हमारे दफ्तर से 8-9 किलोमीटर दूर कालिंदी कुंज बराज के नीचे की यमुना है। झाग ऐसे सरक रहे हैं जैसे बर्फ की चादरें टकराने वाली हों। नदियों की सफाई के नारे, अभियान और अदालती आदेश सुनते सुनते इस दिल्ली में मेरे ही 25 साल गुजर गए, मगर कुछ नहीं हुआ। अब लगता है कभी कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता तो 2016 के 5 साल बाद 2021 में इसकी राजनीति ना होती। अब हर साल झाग वाली तस्वीर छपती है, राजनीति होती है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार बीजेपी पर। इस साल दिल्ली सरकार ने पानी की बौछारों से झाग हटाने का अभियान चलाया। पानी की बौछारों से हम वायु प्रदूषण दूर कर रहे हैं और नदियों का प्रदूषण हटा रहे हैं। अच्छा मजाक कर रहे हैं। एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच यमुना का हिस्सा 2% है, लेकिन 1400 किलोमीटर लंबी इस नदी के प्रदूषण का 76% हिस्सा इसी 2% से आता है। यानी यमुना को दिल्ली ने प्रदूषित किया है। बीजेपी के नेता यमुना के प्रदूषण को लेकर संसद में दिए गए अपने ही बयानों को सुन ले, जो विपक्ष के रहते दे रहे थे, तो पता चलेगा कि 7 साल में उन्होंने क्या किया। इसी यमुना के किनारे जब रविशंकर ने कार्यक्रम किया तो उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया और बीजेपी उनके साथ खड़ी हो गई। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यमुना प्रदूषित नहीं है, कुछ लोगों का दिमाग प्रदूषित है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यमुना में कोई प्रदूषण नहीं है, यहां संस्कृति का प्रवाह हो रहा है। रविशंकर ने फाइन देने से इनकार कर दिया जिन्होंने आयोजन किया था। आज बीजेपी के सांसद यमुना के किनारे फैले इन झागों का वीडियो बनाकर ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा कि यमुना की सफाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उस साल पीआईबी की रिलीज में बताया गया कि 1985 में यमुना की सफाई शुरू हुई थी, जिसके 2 चरणों में 1500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। पीआईबी की रिलीज में कहा गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी की क्षमता के विस्तार के लिए नमामि गंगे के तहत 3,941 करोड़ की 17 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें दिल्ली के लिए 2,361 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट हैं। यूपी के लिए 1,347 करोड़ की 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट कितने समय में पूरे होंगे, इसकी जानकारी 2018 की पीआईबी की रिलीज में नहीं मिलती है। लेकिन इस साल मार्च में केंद्र सरकार राज्यसभा में कहती है कि यमुना की सफाई के लिए 4,355 करोड़ के 24 प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। ये सारे प्रोजेक्ट 2023 में पूरे होंगे। इसी के साथ इसी साल दिल्ली सरकार ने अपने बजट में कहा कि 3 साल में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी और इसके लिए 2,074 करोड़ का बजट दिया गया है। क्या यह पैसा केंद्र के प्रोजेक्ट का है या केंद्र के 2,361 करोड़ के अलावा दिल्ली सरकार अलग से 2,074 करोड़ रुपए खर्च करेगी? जो भी है,
3 साल यानी 2023 अब आ ही जाएगा। यमुना को आप भी साफ देख लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण के मामले में भी आपकी दिल्ली कम जानलेवा नहीं है, या कोई और शहर भी। वायु प्रदूषण के बारे में पता चल जाता है क्योंकि इस 1 महीने में कोर्ट सक्रिय हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ना ले तो उतना भी पता ना चले। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की ये होर्डिंग दिल्ली में आपको चारों तरफ दिख जाएगी। लगेगा कि हर मोहल्ले में युद्ध छिड़ा हुआ है। जागरूकता के लिए भले ये विज्ञापन जरूरी हो, लेकिन चारों तरफ लगे ये पोस्टर, ये होर्डिंग जनता को यह भी देखने के लिए मजबूर करते होंगे कि पोस्टर ही है या युद्ध भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा जोर युद्ध के ऐलान पर है, विज्ञापन पर है और युद्ध का पता नहीं। अगर युद्ध होता तो 1 महीने से लगे इन पोस्टरों के बाद कोर्ट में सरकार को कई बिंदुओं पर लाजवाब ना होना पड़ता। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती हैं। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे पास ऐसे मामले हैं जहां दिल्ली सरकार ने एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं दिया। ऐसे में हम मजबूर हो जाएंगे कि आपकी कमाई और पॉपुलैरिटी स्लोगन पर खर्च होने वाले पैसे का ऑडिट कराने का आदेश दें। दिल्ली या किसी भी शहर के लिए जरूरी है कि प्रदूषण से युद्ध केवल विज्ञापनों में ना हो। दिल्ली सरकार ने तालाबंदी का सुझाव दिया, लेकिन हर बात में तालाबंदी समाधान नहीं हो सकती। शहर को बंद कर देने से गरीब लोगों और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। यह कोई हवा मिठाई नहीं है कि हर कोई खाने के लिए दौड़ा जा रहा है। इसी साल 9 अगस्त को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में लंबी सी रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट टेरी और ARAI संस्था ने तैयार की है। इसके अनुसार PM 2.5 के कारकों में पराली का योगदान बहुत कम है। उसकी जगह उद्योगों से सर्दी के दिनों में 30% उद्योगों का हिस्सा है और गर्मी के दिनों में 22% उनका हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सर्दी के दिनों में 28% है और गर्मी के दिनों में 17% है। उसी तरह से डस्ट का, जो मिट्टी धूल कणों से है, उसका हिस्सा 17% है सर्दी के दिनों में और 38% है गर्मी के दिनों में। पराली का योगदान 4% से लेकर 7% तक है। अदालत ने पिछली और आज की सुनवाई में साफ किया कि पराली जलाना कारण है, लेकिन वही मुख्य कारण नहीं है। तो यह दुष्प्रचार अब खत्म होना चाहिए। पराली का हिस्सा तो वायु प्रदूषण में 4% ही है, कोर्ट ने कहा। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमने इन मैराथन मीटिंगों से पहले कहा था कि पराली इसका बड़ा कारण है, लेकिन उद्योग, धूल और वाहन आदि मुख्य कारण है। अदालत ने बड़ा कारण और मुख्य कारण के बीच एक रेखा खींच दी और इसी के साथ बिना कहे यह भी कह दिया कि पराली जलाने के नाम पर गरीब किसानों पर सख्त कानून का बोझ डाला जा रहा है, लेकिन कार वालों और उद्योग वालों के लिए क्या हो रहा है, जिनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। 1.25 करोड़ से अधिक वाहन दिल्ली में पंजीकृत हैं। इनमें से 25-30 लाख कारें हैं। इनसे होने वाले वायु प्रदूषण और इन कारों पर फाइन का क्या प्रावधान है? पंजाब में पराली जलाने पर 2500 का जुर्माना है। कई जगहों पर किसान गिरफ्तार हुए हैं। किसान जुर्माना दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन महानगरों के कार वालों पर कोई जुर्माना नहीं, कोई जेल नहीं। दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बिक जाने के बाद भी कारों का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। कारण किराया इतना महंगा हो गया है कि बहुत से लोग अपनी बाइक और कार का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दुनिया के 9 महानगरों में मेट्रो के किराए का अध्ययन किया है। दिल्ली दूसरा सबसे महंगा महानगर है मेट्रो में चलने के मामले में। दिल्ली में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर अपनी कमाई का
बिना एसी वाले बस के सफर में 8% खर्च करता है, एसी वाले बस में 14% खर्च करता है और दिल्ली मेट्रो में चलता है तो 22% खर्च करता है। इसका मतलब है कि मेट्रो आम आदमी से दूर है। 15 लाख लोग हर दिन मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में जितनी बसें चाहिए वो भी कम है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया है, लेकिन क्या महिलाएं बसों में चल रही हैं? क्या उन्हें समय पर बसें मिल रही हैं? इसकी जगह पर मजदूरों का किराया क्यों नहीं मुफ्त किया जा रहा है, यह देखना चाहिए। कुल मिलाकर कारों और बाइक के बोझ से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है और उद्योगों से साल भर होती है। हम वैज्ञानिक रूप से तो यही जानते हैं कि एक बार जो कार्बन हवा में जाता है वो 200 साल जिंदा रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो फिर यह बहस केवल नवंबर के महीने के लिए नहीं हो सकती है। दिल्ली के अंदर जो अभी दिवाली के बाद से सिचुएशन बनी है, उसमें जिस स्तर पे सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अक्टूबर की जो प्रदूषण की स्थिति थी वो सामान्य थी, लेकिन दिवाली के बाद जो सिचुएशन बिगड़ी है उसमें जो सुधार होना चाहिए था वो न आ रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आज से दिल्ली के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर सभी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। तो सरकार जो है उसके लिए ही प्रयास कर रही है कि हम जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो ये देखना चाहेगी कि केंद्र का सर्वे किस महीने का है, जिससे ये बात सामने आई है कि पराली बड़ा कारण नहीं है, उद्योग, ट्रांसपोर्ट और धूल बड़ा कारण है। हम अब भी सतर्क नहीं हैं। गिनिए उन दिनों को कि कितनी बार साल में मौसम के कारण, महामारी के कारण और प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम को स्थायी व्यवस्था के रूप में देखिए। इसका संबंध केवल कोरोना महामारी से नहीं रहा, प्रदूषण के लिए भी एक उपाय है। फिर वर्क फ्रॉम होम को स्थायी तौर पर या 1-2 साल के लिए स्थायी तौर पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्या नवंबर के बाद प्रदूषण नहीं होता है? वाहनों से होने वाले प्रदूषण का समाधान पार्किंग फीस नहीं है। पार्किंग फीस से पार्किंग की समस्या ही दूर नहीं हो रही है। एयर कंडीशन से क्या प्रदूषण दूर हो रहा है? तो फिर एयर कंडीशन की बिजली दरें अधिक क्यों नहीं है? उनकी बिक्री पर अलग से प्रदूषण टैक्स क्यों नहीं है? आप अपने घर में कितने भी एसी लगा लें, कोई रोक नहीं है। नवंबर के महीने में आप तालाबंदी कर कारों को बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या साल के बाकी समय इन कारों से प्रदूषण नहीं होता है? कई फैसले एक साथ लेने होंगे। जैसे 15 साल पुराने वाहनों को बंद किया गया है, उसी तरह मेट्रो को भी सस्ता करना होगा, जैसे मेक्सिको ने किया। लोग कार छोड़कर मेट्रो से चलने लगे हैं। वहां एक समय मेक्सिको को सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला था, उसकी भी आबादी काफी है। मेक्सिको की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि पक्षी मरने लगे थे। प्रदूषण के कारण हजारों की संख्या में बच्चे मरने लगे, लेकिन मेक्सिको ने इसका समाधान निकाला। दिल्ली क्यों नहीं समाधान निकाल सकती है? समस्या यह है कि प्रदूषण ही इंपॉर्टेंट नहीं है उससे डील करना, बल्कि किस तरह का प्रदूषण हम झेल रहे हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकारों का निकम्मापन इसमें ऐसा है कि उसकी वजह से यह समस्या से छुटकारा पाना तो दूर, जो लोग ऑफेंडर हैं, जो लोग समस्या के लिए जिम्मेदार हैं, उनको ढील सरकारों की वजह से मिल रही है। इसका मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा। कोयला बिजली घर बहुत ही हानिकारक प्रदूषकों के लिए जाने जाते हैं। यहां से मरकरी और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। तो कोयला बिजली घरों से होने वाले इस प्रदूषण के लिए जो है एक नोटिफिकेशन 2015 में केंद्र सरकार यानी पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया और कहा कि 2017 तक जो बिजली घर हैं दिल्ली एनसीआर के, वो टेक्नोलॉजी लगाएंगे ताकि ना केवल मरकरी बल्कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स को रोकने की। लेकिन 2 साल के भीतर इन बिजली घरों ने कुछ नहीं किया और सरकार खुद पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और कहने लगी कि जो है इन नॉर्म्स को डाइल्यूट किया जाए और एक्सटेंशन मांगा इन बिजली घरों के लिए कि ये अभी टेक्नोलॉजी इतनी तुरंत नहीं लगा सकते। अब आप दूसरी ओर चाइना को देखिए, उन्होंने यही टेक्नोलॉजी जो है 2010 में लगा ली। 2010 यानी सदी के पहले दशक में उन्होंने लगा ली टेक्नोलॉजी और अपने जो देश के 90% से ज्यादा बिजली घरों को कवर कर लिया। आज कई हिस्सों में चाइना के जो उत्सर्जन है, अगर आप ग्लासगो समिट की हम लोग बात कर रहे थे, वो भारत से
4 गुना ज्यादा हैं। भारत 7% इमिशन के लिए जिम्मेदार है पूरे दुनिया के इमिशंस का, और चाइना के इमिशन 30% के आसपास है। फिर भी उनकी हवा हमसे कई गुना ज्यादा साफ है। तो एक तरीका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कार्बन इमिशन ही प्रदूषण का एक पैमाना है, लेकिन इससे पता चलता है कि आप तरक्की के साथ साथ अपने लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। लोगों की बीमारी, उसके इलाज पर खर्च, मौत, प्रदूषण रोकने के लिए मशीनों की खरीद, विज्ञापन, इन सब का खर्चा जोड़िए, फिर देखिए कि इसके बजाय अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बढ़ाया जाता और सस्ता किया जाता तो सफलता मिल सकती थी। हम बार बार तालाबंदी की तरफ नहीं लौट सकते हैं। गरीब लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार से राहत मिल सकती है, लेकिन होता क्या है इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। कोर्ट की फटकार के अनुपात में अगर कुछ भी हुआ होता तो 2016 से लेकर 2021 आ गया, कुछ ठोस नतीजे हमारे सामने होते। विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में कहा गया है कि सरकार बार बार कुछ कदम उठाने का ऐलान करती है लेकिन लागू नहीं करती है, फिर कोर्ट की डांट पड़ जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह भूमिका निभाते रहनी चाहिए, या क्या उसकी जगह एक ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा बने जो सरकारों को प्रोत्साहित करे कि वे वायु प्रदूषण से निपटने की नीतियों को लागू करें? प्रदूषण पर नजर रखने की नियामक संस्थाओं को लेकर अलग अलग संस्थाएं बन रही हैं। जानबूझकर इनकी शक्ति कमजोर रखी जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया गया, लेकिन वह केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों पर ही यकीन करेगा, और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के पास कितनी कम शक्तियां हैं। एक नई संस्था बन जाती है, लेकिन वह भी पहले बनी संस्थाओं की तरह नाम की साबित होती है। अमेरिका ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA नाम की संस्था बनाई तो उसे पर्याप्त अधिकार भी दिया। यही नहीं, अमेरिका में क्लीन एयर एक्ट भी बना है, जिसके तहत वायु प्रदूषण को कम करने में राज्यों का जो भी खर्चा आएगा उसका 60% हिस्सा केंद्र से जाएगा, फेडरल रिजर्व से जाएगा। भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रदूषण से लड़ने के लिए पैसे दिए 2200 करोड़, लेकिन इनकी कोई ऑडिट नहीं कि कितना कम पैसा है, जो दिया गया उसे किस तरह से खर्च किया गया। ये मल्टी डिपार्टमेंटल चैलेंज है और मल्टी सेक्टोरल, यानी कई सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं ये प्रदूषण नियंत्रण के। परंतु हमेशा देखा जाता है कि एक तरह का डिस्कनेक्ट होता है, वायु प्रदूषण के मुद्दे से वो जुड़ नहीं पाते हैं और उनके प्रयासों में भी विफलता देखने को मिलती है। इससे हमें ये एक आभास मिलता है कि हमारे प्रयास कितने सफल हो पा रहे हैं और क्या ये संस्थाएं सफल हो पा रहे हैं अपने प्रयासों में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बीच में एक स्टडी भी आई थी जिसमें ये पता चला था, आंकड़े भी आए थे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पोर्टल में और उनके जो कंप्लेंट मोड्स हैं उसमें जो पब्लिक कंप्लेंट्स आते हैं उसके निस्तारण नहीं हो पाते हैं और कई कंप्लेंट्स जो हैं एड्रेस नहीं हो पाती हैं। तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि हमारे संस्थागत रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़े कि सरकार पूरी तरह नहीं बता रही है कि वो क्या कदम उठा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसे लेकर कौन कितना गंभीर है। पर्यावरण मंत्रालय के होते हुए कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि केंद्र आपातकालीन मीटिंग करे। कोर्ट ने कहा कि गुड़गांव, नोएडा में भी निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए, लेकिन सेंट्रल विस्ता का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या कोर्ट उसी मुस्तैदी से सेंट्रल विस्ता के लिए यह बात नहीं कह सकता? कई अध्ययन बता चुके हैं कि वायु प्रदूषण की यह समस्या केवल दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की नहीं है, नोएडा गुरुग्राम की नहीं है। गंगा के संपूर्ण मैदानी हिस्से का बड़ा भाग इससे प्रभावित है। सर्दियों के कारण सतह का तापमान ऊपरी सतह के तापमान की तुलना में कम हो जाता है। हिमालय के कारण भी हवा इसी इलाके में ठहर जाती है, जिससे वायु प्रदूषण नीचे की तरफ जम जाता है और आपके फेफड़े में धंस जाता है। एक तरह का एयर शेड यानी प्रदूषित हवा की छतरी बन जाती है। इसलिए वायु प्रदूषण पर कोई फैसला या नीति अकेले दिल्ली की नहीं हो सकती, न दिल्ली सरकार की। यह तस्वीर आगरा की है। नसीम ने बताया कि आज भी यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 के आसपास है। दिवाली के बाद यहां 440 से अधिक हो गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। क्या इन शहरों में दिल्ली की तरह तत्परता है? बीजेपी वायु प्रदूषण काबू न करने के कारण केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आगरा, गाजियाबाद, वृंदावन, नोएडा के बारे में क्या कहना चाहेगी?
हमें यही समझना है कि प्रदूषण का प्रकोप इतना बड़ा हो गया है कि अब कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम आप करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो प्रदूषण हो रहा है और एकदम बढ़ने से जो कि ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, COPD और कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा आया है। और वो इसलिए ज़्यादा आया है कि एकदम प्रदूषण हो गया है, तो उनकी जो कंट्रोल, उनकी जो ब्रोंकाइटिस थी, उनकी जो सांसों की प्रॉब्लम थी, वो एकदम एग्जेजरेट होके सबके सामने आ गई है और मरीजों को काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दुविधा हो रही है। उनके हम लोग एक्से करा के देख रहे हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि उसमें काफ़ी कंजेशन है लंग्स के अंदर, उनको ब्रोंकाइटिस उनकी एग्जेजरेट हो गई है और उनको हमें इन्हेलर, नेबुलाइजेशन वगैरह उनको देना पड़ रहा है और ये एकदम बढ़े हुए प्रदूषण के कारण है। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं। राजनीति में धर्म का मुद्दा आपके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है, प्रदूषण का मुद्दा गायब है। वही हाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी है। भारत कहता है कि 2070 तक कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे। बड़ी बड़ी हेडलाइन बन गई, क्रांति हो गई, क्या फैसला लिया। फिर भारत शर्त रखता है कि जब अमीर देश $1 ट्रिलियन दे देंगे तब करेंगे। भारत कोयले के इस्तेमाल को बंद करने की जगह घटाने की सहमति को जीत मानता है। क्या आपको पता है कि सिंगरौली में इसकी वजह से, ताप घरों की वजह से वहां की हवा में प्रदूषण की क्या हालत है? पता कीजिए। दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण के कारण शहर को बंद करने पर बहस होती है। इसका मतलब आप पर्यावरण पर काम करने वाले पत्रकार और हमारे पूर्व सहयोगी हृदय जोशी के एक ट्वीट से समझ सकते हैं। हृदय ने यह लिखा अपने ट्वीट में कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भले ही विकसित देश बेईमान और वादा फरामोश दिखते हों, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब मुल्क की सरकार भी अपने देश के भीतर बेईमान और अत्याचारी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन उत्सर्जन से अधिक सर्वव्यापी पाखंड जिम्मेदार है। हर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत धरती को बचाने का आखिरी अवसर जैसे जुमलों से होती है और समापन होते ही महत्वपूर्ण कदम अगले सम्मेलन के लिए टाल दिए जाते हैं, यह जानते हुए भी कि इसके भयानक परिणाम हमारे सामने हैं। वायु प्रदूषण से गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे घरों से बाहर काम करते हैं। पैसे वाले इस खेल को समझ गए, सबने एयर प्यूरिफायर खरीदना शुरू कर दिया। एयर प्यूरिफायर खरीदने वाले में सब अमीर नहीं है, कुछ मजबूरी में भी खरीद रहे हैं। इस तरह से एक और किस्म का डिजिटल विभाजन, डिवाइड पैदा हो गया। इसे आप वायु विभाजन, एयर डिवाइड कह सकते हैं। एक ही शहर में कुछ लोग एयर प्यूरिफायर से साफ हवा ले रहे हैं और ज्यादातर लोग जहरीली हवा ले रहे हैं। जिस कार से हवा प्रदूषित हो रही है उस कार के भीतर एयर प्यूरिफायर की टेक्नोलॉजी आ गई है। 2200 से 20,000 तक में कार में एयर प्यूरिफायर लगा दी जाती है जो अपने धुएं से हवा को प्रदूषित कर रही है उस कार के भीतर। उसी तरह से पैसे वाले लोगों ने अपने घरों में, दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर लगा लिए हैं। कई लोगों ने अपने घरों में 3-3 एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं जिनकी कीमत अलग अलग ब्रांड के हिसाब से 30 से 60-70 हजार रुपए तक हो सकती है। बाजार में 40,000 तक के एयर प्यूरिफायर आने लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद 500 करोड़ का एयर प्यूरिफायर बिक गया। ज्यादातर एयर प्यूरिफायर दिल्ली, NCR में बिके हैं। फ्रेश एयर मास्क भी लॉन्च हो चुका है जिसके जरिए नाक के भीतर हवा साफ होकर जाती है। दूसरी तरफ 9 करोड़ गरीब लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन दिया गया, लेकिन सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया कि गरीब लोग वापस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। बाजार में सब बिक रहा है। पिछले साल राज्यसभा में RK सिन्हा ने सवाल किया कि मास्क और एयर प्यूरिफायर का क्या असर है, क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है स्पेसिफिक? तो जवाब आता है नहीं किया है। इससे पता चलता है कि हम प्रदूषण से जुड़े वैज्ञानिक कारणों और समाधानों का पता लगाने के लिए कितने तत्पर हैं। सामान बेचो केवल और विज्ञापन बेचो। सरकार ने जरूर कहा कि दिल्ली में 5 जगहों पर एयर प्यूरिफायर लगाए गए हैं, लेकिन इनकी क्षमता 50% से भी नीचे है। ऐसा कोई प्यूरिफायर चौराहे पर लगता है, इसके बाद भी तो हेडलाइन ऐसे छपती है जैसे 100% क्षमता हो इनकी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। प्रधानमंत्री आज भोपाल में थे। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसके लिए दावा किया गया कि 2 लाख आदिवासी लाए जाएंगे। अनुराग द्वारी ने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि इस आयोजन के लिए राज्य सरकार 16 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर रही है।
इसमें से 13 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों को भोपाल के जंबूरी मैदान में लाने पर खर्च किए जा रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों से लोगों को लाया जाना था। उनके खाने पीने से लेकर रुकने पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होने थे। हर आयोजन को भव्य स्तर पर ले जाने की एक कीमत होती है। करोड़ों रुपए के इस आयोजन का राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन इस तरह के कई आयोजनों पर जो पैसा खर्च हुआ है, हो रहा है, उसका अंदाजा जब लगेगा तब आपको पता चलेगा कि कितना पैसा उड़ गया। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी भोपाल के जंबूरी मैदान में कुर्सियां खाली रह गईं। भोपाल के इस जंबूरी मैदान में बीजेपी का दावा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी राज्य के अलग अलग हिस्सों से 52 जिलों से यहाँ लाए गए हैं। लेकिन अगर मैं अपने कैमरा पर्सन साहब से कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण मंच पर चल रहा है और इस बीच ही आप देखें ये मंच से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इस बीच में आप देखें कि कितनी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ शायद नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे, प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, अब वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और मंच के दोनों तरफ में बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। अगर अभी सबसे आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे तो वो सुबह भी हमने देखा था, वो तब भी भरी नहीं थी, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और बीजेपी का दावा है कि कई कल्याणकारी योजनाएं वो आदिवासियों के लिए लेकर आई है, उस बीच में इन कुर्सियों का यूँ खाली रहना कहीं ना कहीं अपने आप में शायद पार्टी के लिए भी फिक्र की बात होगी। यूपी में नौकरशाही कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियों से उसकी झलक मिल जाती है। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने यूपी के वित्त सचिव और अपर मुख्य सचिव को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी। कहा कि यूपी के अफसरों ने अदालत को खेल का मैदान समझ लिया है। आज लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि केस की जांच के लिए जो एसआईटी बनी है उसमें ज्यादातर सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। इसे अपग्रेड किया जाए, आईपीएस अफसरों की लिस्ट दी जाए और इसमें यूपी काडर के अफसर तो हो सकते हैं लेकिन यूपी के ना हो। यह विश्वसनीयता रह गई है यूपी के अफसरों की। दूसरी तरफ केंद्र को अपनी नौकरशाही पर इतना भरोसा हो गया कि वह सीबीआई और ईडी के प्रमुख को 5 साल तक सेवा विस्तार देने का अध्यादेश लेकर आ गई है। इससे दूसरे अफसरों को प्रमुख बनने के तनाव से मुक्ति मिलेगी। जब चांस ही नहीं आएगा तो झंझट नहीं होगा, ज्योतिष के पास नहीं जाना होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहली बार सेवा विस्तार का यह खेल नहीं खेला गया है, कुछ राज छिपाने होंगे, गलत काम कराना होगा तो पद का इनाम दिया जा रहा है। आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, आप ब्रेक ले लीजिए जो दिया जा रहा है। इस साल 18 जुलाई को मुंबई के चेंबूर इलाके में वाशी नाका पर दीवार ढहने से 20 लोगों की मौत हो गई। कई घर तबाह हो गए। इसके बाद यहां रह रहे लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया, ये कहते हुए कि जल्द ही उन्हें दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाएगा। 4 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी है, अपना दिन काट रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नई जगह पर ले जाया जाएगा। करीब 4.5 महीनों से संगीता कामले इसी तरह से कई परेशानियों का सामना करते हुए अपना घर चला रही हैं। 18 जुलाई के दिन मुंबई के वाशी नाका इलाके में भारी बारिश के कारण दीवार ढहने से 20 लोगों की मौत हुई और कई घर तबाह हो गए, जिसमें संगीता का घर भी शामिल था। तब से ही संगीता अपने परिवार के साथ बीएमसी स्कूल में रहती हैं। पति बेरोजगार हैं, बच्चों को मजबूरन रिश्तेदारों के घर छोड़ना पड़ा। संगीता घरों में काम कर चंद हजार रुपए कमा रही हैं, जिससे पूरा महीना नहीं चल पाता है। रिश्तेदार कई किलोमीटर दूर रहते हैं, हर रोज इतने दूर जाकर खाना खाने में पैसे खर्च होते हैं। सरकार ने जल्द पुनर्वास की बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तो क्या वो 8 बजे का स्कूल है तो सुबह 7 बजे नहा के धो के बाहर बैठना पड़ता है और खाना खाने के मेरे मतलब सगे वाले उनके घर पे जाना पड़ता है। अभी 5 महीना हुआ, अभी घर में जाएंगे तो किसी के घर में जाएंगे। अभी खाना खाएंगे तो शर्म हम लोगों को आते खुद को कि इसके घर में कैसे जाओ। वो बोले कि देंगे, तुम लोगों को शिफ्टिंग देंगे विष्णुनगर तक, मतलब 12 परिवार है ना, उनको हम लोग देंगे, लेकिन देंगे कभी वो नहीं मालूम। सब बोलते हैं आके कि हाँ देंगे देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक।
अब स्कूल शुरू होने के कारण परिवार वालों को बीएमसी ने 2 कमरे दिए हैं। इसमें ही 10 परिवार रह रहे हैं। स्कूल होने के कारण यहाँ पर सिलेंडर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पहले 2 महीने प्रशासन ने खाना पहुँचाया, बाद में उसे बंद कर दिया। मालाश्री के परिवार में माता पिता के साथ दादी भी हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बेटी बता रही हैं कि खाने में ही पूरी कमाई खत्म हो जाती है। हम सुबह में 4-5 जन हैं, हम लोग 3 ही प्लेट लाते हैं, उसमें ही 4-5 जन खाते हैं। नाश्ता जी हाँ, यस। यहाँ पे से इडली वड़ा लाते हैं और वो एक नाश्ता 25 रुपए का, और 25 रुपए में मेरे पापा रिक्शा चले तो अकेले ही काम करते हैं, हमारे घर में कोई काम नहीं करता है, तो पैसे का भी परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुबह में 200-300 रुपये जाएंगे नाश्ता के लिए, तो कमाने में ही 400-500 रुपये कमाते हैं, तो 200-300 रुपये नाश्ता में जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। इसी स्कूल में रात की पाली भी चलती है। ऐसे में लोगों को रात में सोने में भी देरी होती है। कमरे में हर कोई सो नहीं पाता है, इसलिए लोग बाहर भी सोते हैं। जो बिस्तर इन्हें दिया गया है वो बहुत ही खराब है और बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। अभी ये जो दिया है ना, इससे ना इतना खुजली होता है ना, बहुत खुजली होता है, पूरा रेड हो जाता है। ये देखो बच्चों को कितना मेरे निशान हो गए पूरा पैर के ऊपर, ये सब ना उसी का ही है। अभी इस पे हम लोग सोते नहीं, हम लोग नीचे सोते, चटाई बिछा के सोते हम लोग। बहुत सारे नेता आए थे लेकिन बोल रहे थे हम लोग को शिफ्टिंग देंगे। अभी स्कूल में रखा है, स्कूल में कोई आता नहीं जाता नहीं, क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं देखते, कैसे ये लोग रहते वो भी नहीं देखते। बीएमसी स्कूल के इस छोटे से कमरे में रहने वाले 5 परिवार दिन भर इसी तरह से अपना समय बिताते हैं। दोपहर के समय एक परिवार खाना खा रहा है, तो वहीं दूसरे परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जिन नेताओं ने वादे किए थे बड़े बड़े, शायद उन्हें ये अब याद भी नहीं है, लेकिन ये सभी लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कब अपना पक्का मकान दिया जाएगा और कब पिछले 5 महीनों से जो ये परेशानी झेल रहे हैं उससे ये निजात पाएंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।